सुप्रीम कोर्ट में इमाम ज़ैनब मज़ारी और अली हादी चट्टा की अपीलों पर अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। इमाम मज़ारी और अली हादी चट्टा उनको बेशक फांसी पे लगा दें, लेकिन आप दरखास्त अदालत में लगा के उसका फैसला करें। लॉ मिनिस्टर हैं और जो IT के मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से एक तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ये क्लियर किया गया है मालिक की इजाजत के बगैर टावर नहीं लगा सकेंगे। क्या कोई तंजीम सिक्योरिटी एहलकारों को अगवा करेगी, इसलिए इन्हें कलअदम तंजीम करार दिया गया है कि ये आज़ाद कश्मीर में इंतशार फैलाना चाहते हैं। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, ये तो आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में इमाम ज़ैनब मज़ारी और अली हादी चट्टा की अपीलों पर अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। तो प्रोग्राम में इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिसमें आप देखने वालों को ये बताएंगे कि आज कमरे अदालत में इमाम मज़ारी को फांसी की सज़ा का चर्चा क्यों हुआ, जजेस ने क्या रिमार्क्स दिए और कमरे अदालत में बैठे साइलीन के, वकला के और साफियों के पसीने क्यों छूट गए। ये तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौड़ें क्यों लग गई, जॉइंट एक्शन कमेटी से जुड़ी एक अहम खबर है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि हुकूमत अपने किस फैसले पे डट गई है। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर से व्लॉग का आगाज करते हैं। आप नाज़रीन जानते हैं कि इमाम मज़ारी और अली हादी चट्टा के खिलाफ जो केस बना NCCI का, उसमें इल्ज़ाम ये था कि दोनों की तरफ से जो रियासती इदारे हैं और इदारों के जो सरबराहान हैं उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया, कैंपेन चलाई गई और बेबुनियाद मन घड़त इल्ज़ामात लगाए गए। अब इन दोनों मुल्ज़मान के खिलाफ जब ट्रायल कोर्ट में चलान फाइल होता है तो फर्द जुर्म के बाद बाकायदा तौर पे कार्रवाई का आगाज हुआ और फिर अल्टीमेटली आप जानते हैं कि जज अफजल मंजूका की जानिब से दोनों मुल्ज़मान को कन्विक्ट कर दिया गया। सज़ा क्या सुनाई गई? इमाम और हादी को 17 साल की सज़ा और 3 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माना इमाम को अलग से और हादी को अलग से किया गया। अब जब यह फैसला अदालत का आया तो दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके अडयाला जेल में भिजवा दिया गया। उसके बाद इमाम की तरफ से, अली हादी चट्टा की तरफ से सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर हुई और हाई कोर्ट में जब अपील आती है तो आप देखने वालों ने खुद ये विटनेस किया कि पहली समाअत पर ही अदालत ने उन मरकजी अपीलों को एडमिट कर लिया और जो सजा सस्पेंड करने की एप्लीकेशन थी उस पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस कर दिया। लेकिन उसके बाद जो लीगल टीम है इमाम मज़ारी और अली हादी चट्टा की, उनकी तरफ से कहा गया कि जब अपीलें एडमिट हो गई, सस्पेंशन की एप्लीकेशन के ऊपर नोटिस हो गए, तो सस्पेंशन एप्लीकेशन की दरख्वास्त के ऊपर दोबारा बेंच नहीं लगाया गया। दोबारा ना बेंच बैठा, ना अदालती कार्रवाई हुई, तो उन्होंने इस पर रजू कर दिया सुप्रीम कोर्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट का बेंच जब मई के महीने में तश्कील पाया और दोनों की अपीलों के ऊपर समाअत हुई तो अदालत उज़्मा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 2 हफ्तों की मोहलत दी कि आप सस्पेंशन एप्लीकेशन का 2 हफ्तों के अंदर फैसला कर दें। लेकिन 2 हफ्तों में हाई कोर्ट से फैसला ना होने पे इमाम मज़ारी और अली हादी चट्टा की जो लीगल टीम है उनकी तरफ से दोबारा से सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया गया, जिस पर आज समाअत हुई है। अच्छा, बेंच जो है उसके सरबराह थे जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब, जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा और जस्टिस शाहिद बिलाल साहब जो हैं इस बेंच में शामिल थे। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ तो फैसल सदीकी, जो कि दोनों मुजरमान के वकील हैं, उनकी तरफ से बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस थी उन डायरेक्शंस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमल नहीं किया। 2 हफ्तों की मोहलत तो दी गई, लेकिन 2 हफ्तों में सजा सस्पेंड करने की एप्लीकेशन के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं कर सके। जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने उनसे इस्तफसार किया फैसल सदीकी साहब से कि आप ये बताएं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी तो अदालती हदायत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, ये आप सीक्वेंस के साथ बताएं।
تو فیصل صدیقی نے یہ بتایا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد 20 مئی کو کیس لگا، نوٹس کیا گیا پروسیکیوشن کو، 1 جون کو دوبارہ سماعت ہوئی تو پروسیکیوشن نے مہلت مانگ لی اور اگلی تاریخ 4 جون کو دی گئی، لیکن 4 جون کو مقدمہ ڈی لسٹ کر دیا گیا اور ہم یہ سمجھتے تھے فیصل صدیقی صاحب کے مطابق کہ یہ مقدمہ خود بخود چونکہ کازلک کینسل ہوئی ہے خود بخود سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا، لیکن مقدمہ سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے پہ ہم نے 15 جون کو ارجنٹ ہیئرنگ کی اپلیکیشن فائل کی، لیکن رجسٹرار آفس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ درخواست لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا گیا کہ اس سنویت کی درخواست پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ڈیسائیڈ کی جا چکی ہے۔ جسٹس محمد علی مدر صاحب نے ان سے یہ پوچھا کہ عدالت کے ریکارڈ پہ جو چیزیں ہیں اس کے مطابق تو آپ کی مرکزی اپیل جو ہے وہ ایڈمٹ ہو چکی ہے، سسپینشن کی اپلیکیشن کے اوپر جو ہے وہ نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں۔ جب یہ سوال کیا محمد علی مدر صاحب نے تو فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ پہلی سماعت پہ اپیل تو ایڈمٹ ہوئی، لیکن سزا سسپینڈ کرنے کی اپلیکیشن کے اوپر عدالت کو اسی روز ہی کنوکشن کو معطل کر کے ملزمان کو ضمانت پہ رہا کر دینا چاہیے تھا۔ یہ ایک طے شدہ عدالتی پیرامیٹر ہے جس پر سزا سسپینڈ ہونی چاہیے تھی، جو کہ نہیں کی گئی۔ یہ فیصل صدیقی صاحب کی دلیل تھی، لیکن محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کا آپ کوئی بھی فیصلہ نکال کے ہمیں دکھائیں کہ جس میں پروسیکیوشن کو یہ شکایت کنندہ کو پہلی سماعت پہ نوٹس کیے بغیر جو ہے وہ سزا کو سسپینڈ کیا گیا ہو۔ جب یہ سوال پوچھا گیا عدالت کی طرف سے تو فیصل صدیقی صاحب نے کسی عدالتی فیصلے کا حوالہ نہیں دیا۔ محمد علی مدر صاحب نے مزید یہ کہا کہ ایک فوجداری کیس میں ہائی کورٹ نے شکایت کنندہ کو نوٹس کیے بغیر ضمانت دے دی تھی، تو جب معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تو عدالت نے اس ملزم کی ضمانت کو ریکال کر لیا تھا اور معاملہ دوبارہ ہائی کورٹ کو بھجوایا تھا کہ شکایت کنندہ کو نوٹس کر کے درخواست ضمانت کا فیصلہ کریں۔ جسٹس محمد علی مدر صاحب نے کہا کہ یہاں پہ شکایت کنندہ نہیں، یہاں تو پروسیکیوشن موجود ہے، تو یہ دلیل کیسے ایکسیپٹ کی جائے کہ پروسیکیوشن کو نوٹس کیے بغیر جو ہے پہلی سماعت کے اوپر مجرمان کی سزائیں سسپینڈ ہو جائیں۔ جس پر فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ جب ہماری مرکزی اپیلیں ایڈمٹ ہو گئیں، سسپینشن اپلیکیشن کے اوپر نوٹس جاری کر دیے گئے، تو پھر ہمارا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا، ارجنٹ اپلیکیشن کو رجسٹرار آفس سے واپس کر دیا جاتا ہے جسے عدالت میں لگا کے فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ تو تھوڑے سے جذباتی ہوئے فیصل صدیقی صاحب اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہماری ارجنٹ ہیئرنگ کی اپلیکیشن کو سماعت کے لیے فکس کر کے اس کا فیصلہ کر دیں۔ میری جو کلائنٹ ہے ایمان مزاری اور علی ہادی چٹھا، ان کو بے شک پھانسی پہ لگا دیں، پھانسی کی سزا دے دیں، لیکن آپ درخواست عدالت میں لگا کے اس کا فیصلہ کریں۔ جس پر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے بھی یہ ریمارک دیا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایک اپلیکیشن آئی ہے اس پہ عدالت کا فیصلہ آنا چاہیے، وہ کسی کے حق میں آتا ہے کسی کے خلاف آتا ہے، لیکن معاملے کو پینڈنگ رکھنے کے بجائے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ تو جب یہ باتیں ساری کمرہ عدالت میں ہو گئی تو محمد علی مظہر صاحب نے جیسے شاہد بلال صاحب کے ساتھ مشاورت کی، مسرت ہلالی صاحبہ کے ساتھ مشاورت کی، اور مشاورت کرنے کے بعد پروسیکیوشن کو نوٹس کیا گیا اور پھر تاریخ جو رکھی گئی 21 جولائی کی۔ اب دیکھنے کو آج 6 جولائی ہے، 15 دن کی تاریخ ڈالی گئی، لیکن 15 دن کی تاریخ جو ہے وہ ایمان اور ہادی کے جو وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب، ان کی درخواست پہ ڈالی گئی۔ عدالت تو اگلے ہفتے کی تاریخ ڈال رہی تھی، لیکن شاید فیصل صدیقی صاحب کی کوئی مصروفیات تھیں جس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے سے اس سے اگلے ہفتے میں ہمارا کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے فکس کیا جائے۔ تو 21 جون کا عدالت نے نوٹس کیا ہے، پروسیکیوشن کو نوٹس کر کے انہیں طلب کیا ہے، انہیں بلایا ہے کہ اس معاملے پہ آ کے بتائیں کہ جو بات بتائی جا رہی ہے اس پہ پروسیکیوشن کا موقف کیا ہے۔ لیکن جب یہ سماعت ناظرین چل رہی تھی، آپ کو پتا ہے کہ آج کل سخت موسم ہے، گھٹن کا موسم ہے، ہبس کا موسم ہے، کیپٹل سٹی میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو باہر تو آپ کو جو گھٹن اور جو ہبس محسوس ہوتی ہے، آج کمرہ عدالت میں اس گھٹن اور اس ہبس سے زیادہ آپ کو گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ سپریم کورٹ کا ایئر کنڈیشننگ جو سسٹم ہے وہ خراب تھا۔ ججز کے لیے تو پیڈسٹل فین لگا دیا گیا، کمرہ عدالت کے سٹاف نے بھی اپنے لیے پیڈسٹل فین لگا لیا۔ اب وہاں پہ بیٹھے جو وکلا تھے، جو لیٹیگینٹس آئے ہوئے تھے، جو صافی ٹھہرے تھے، وہ کمرہ عدالت میں گرمی، گھٹن اور ہبس سے جو ہے بے حال ہو رہے تھے۔
और बैठे हुए तमाम लोग, जिसके पास कोई कागज था, जिसके पास कुछ भी था, वो उसे पंखा बना के जो है अपने जो गर्मी थी उस गर्मी की हिद्दत और शिद्दत को कम कर रहे थे। तो आज बाहर गर्मी अपनी जगह पे, कमरे अदालत के अंदर भी हब्स और घुटन का आलम था और सबके पसीने छूट रहे थे। अब आ जाते हैं कि हुकूमत अपने किस फैसले पे डट गई है। वैसे पिछले दिनों जो टेलीकॉम सेक्टर्स के हवाले से जो हुकूमत की तरफ से एक बिल तैयार किया गया, जिस पर बहुत ज्यादा शोर उठा, बहुत ज्यादा सवालात उठाए गए कि इस बिल के पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो किसी भी शख्स की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके वहां पे अपना टावर लगा सकती हैं, उस शख्स की निजी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकते हैं, अपना टावर जो है वो खड़ा कर सकते हैं, और जिसकी प्रॉपर्टी पे टावर लगेगा उसका कोई राइट नहीं होगा, उसे किराया तो मिलेगा लेकिन वो इनकार नहीं कर सकता कि उसकी जमीन पे टावर ना लगाया जाए। हमने इसी प्लेटफॉर्म से एक मुख्तसर वीडियो और व्लॉग में बात की थी कि जो कानून है उस पे गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो मुजवजा बिल बनाया गया है उससे मुतल्लिक जो है वो गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। उस बिल में कहा गया था कि जब एक प्रॉपर्टी के मालिक और टेलीकॉम कंपनी के माबैन मुआहिदा हो जाता है, उस मुआहिदे की अगर मालिक मकान या जिसकी प्रॉपर्टी है वो खिलाफ वर्जी करता है, उस खिलाफ वर्जी की सूरत में 5 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। लेकिन कोई ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। अब हुकूमत की तरफ से जो लॉ मिनिस्टर हैं और जो आईटी के मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से एक तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ये क्लियर किया गया है कि जहां पे जो मुजवजा बिल तैयार किया गया था उसमें इबहाम दूर कर दिया गया है, क्लैरिटी लाई गई है, और ये बात उन्होंने वजाहत के साथ कही कि किसी शख्स की प्रॉपर्टी पे जो है कोई टेलीकॉम कंपनी इजाजत के बगैर, किसकी इजाजत के बगैर, मालिक की इजाजत के बगैर टावर नहीं लगा सकेंगे, टावर खड़ा नहीं कर सकेंगे जब तक मालिक की कंसेंट नहीं होगी। जब मालिक इजाजत देगा तभी टेलीकॉम कंपनी जो है वो वहां पे अपना टावर जो है वो लगा सकेंगे। अब मसला क्या है, ये बिल क्यों लाना पड़ा? उसकी वजह यह है कि 5G की, आपको पता है, टेक्नोलॉजी की हुकूमत ने नीलामी कर दी। हुकूमत की तरजीह ये है कि तेज तरीन जो इंटरनेट स्पीड है, तेज तरीन जो इंटरनेट है वो आवाम को मिले, उसकी सहूलत मिले, लेकिन उसके लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना भी जरूरी है। तो उसके लिए ये जो है वो कानून बनाया गया था, लेकिन उसमें जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। लेकिन अब हुकूमत ने क्लियर कर दिया है कि किसी की प्रॉपर्टी उसकी इजाजत के बगैर टेलीकॉम कंपनियां टावर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब आते हैं नाज़रीन, ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बात कर लेते हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने जो 5 जुलाई को हड़ताल की कॉल दी उसे तो मुस्तरद कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी बहाल रहे, तिजारती मराकज़ जो थे, दुकानें जो थी वो खुली रही। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि आज़ाद कश्मीर के जो अवाम हैं उन पे कलदम तंजीम का जो इंतशारी बयानिया है वो वाज़े हो चुका है, वो बेनकाब हो चुका है। अब एक तरफ ये कलदम अवामी एक्शन कमेटी है जिसने 4 पुलिस एहलकारों को जो है वो अगवा कर लिया है, जिनकी बाजियाबी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन सवाल है कि क्या कोई तंजीम सिक्योरिटी एहलकारों को अगवा करेगी? क्या वो पुरअमन तंजीम कहला सकती है? इसलिए इन्हें कलदम तंजीम करार दिया गया है कि ये आज़ाद कश्मीर में इंतशार फैलाना चाहते हैं, और जो आज़ाद कश्मीर के अवाम हैं उन्हें रियासत के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ इनकी तरफ से उकसाया जा रहा था। यानी इनकी एक्टिविटीज ऐसी नहीं थी जिन्हें पुरअमन सरगर्मियां कहा जाए। लेकिन आप देखें ना कि जो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का बिगल बज चुका है, अब तक जो 45 सीटें हैं आज़ाद कश्मीर की, वहां पे 852 उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशन फाइल किए हैं। यानी आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। 852 उम्मीदवार हैं जिन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेस पर जो है वो एतमाद का इजहार किया है। यानी एक सीट के अगेंस्ट जो है वो 19 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।